अर्जेंटीना, ये नाम सुनते ही जहन में फुटबॉल, टैंगो और दूर दूर तक फैले मैदानों की तस्वीरें आती हैं, है ना? लेकिन क्या हो अगर हम कहें कि इस क्लासिक इमेज के पीछे विरोधाभासों और वादों की एक कहीं ज्यादा गहरी और उलझी हुई कहानी छिपी है? तो चलिए आज इस कहानी की परतों को खोलते हैं। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए। 9। 1816 में अपनी आज़ादी के बाद से अर्जेंटीना अपने इंटरनेशनल कर्ज पर 9 बार डिफॉल्ट कर चुका है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये एक ऐसा चक्र है जो अर्जेंटीना की आर्थिक कहानी के बिल्कुल सेंटर में है। तो सवाल यही उठता है कि इतना अमीर, इतने प्राकृतिक संसाधनों वाला देश बार बार आर्थिक संकट में कैसे फंस जाता है? ये एक पहेली है और इसका जवाब अर्जेंटीना के इतिहास, भूगोल और संस्कृति की कई परतों में छिपा है। तो चलिए इन परतों को एक एक करके हटाते हैं। किसी भी देश की कहानी को समझने के लिए उसकी जड़ों तक जाना पड़ता है। अर्जेंटीना के लिए ये सफर हमें स्पेनिश राज से भी बहुत पहले के वक्त में ले जाता है। स्पेन के लोगों के आने से बहुत पहले ये जमीन कई तरह की स्वदेशी संस्कृतियों से आबाद थी। लेकिन 1516 में जुआन डियाज डी सोलिस के आने से ये दुनिया हमेशा के लिए बदल गई और टकराव और बदलाव का एक नया दौर शुरू हो गया। और देखते ही देखते स्पेनिश साम्राज्य ने इस पूरे विशाल इलाके पर अपना कब्जा जमा लिया। उन्होंने ब्यूनस आयर्स को अपनी राजधानी बनाया, सिर्फ इसलिए नहीं कि यहाँ की ज़मीन उपजाऊ थी, बल्कि इसलिए भी कि अटलांटिक महासागर तक पहुँचने के लिए ये एक बहुत ही अहम गेटवे था। लेकिन आज़ादी की चाहत दिलों में बढ़ रही थी। 1810 की मई क्रांति ने बगावत की चिंगारी भड़काई और फिर 1816 में आज़ादी का औपचारिक ऐलान हो गया। फिर भी एक देश बनाना एक लंबी और मुश्किल लड़ाई थी, जिसे एकजुट होने में लगभग आधी सदी लग गई। चलिए अब थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करते हैं 20वीं सदी में और मिलते हैं एक ऐसे शख्स से जिसकी विरासत आज भी अर्जेंटीना की राजनीति में गूंजती है, जुआन पेरोन। पेरोन का फलसफा, जिसे आज पेरोनवाद के नाम से जाना जाता है, सुनने में तो बड़ा सीधा था, पर अपने आप में एक क्रांति था। उनका मकसद था आर्थिक आत्मनिर्भरता और सामाजिक न्याय। उन्होंने उद्योगों का राष्ट्रीयकरण करके, मजदूरी बढ़ाकर और सामाजिक सेवाओं को बढ़ाकर आम आदमी को ताकत देने की कोशिश की। और यहीं पर पेरोनिज्म का वो विरोधाभास सामने आता है। जैसा कि इस स्लाइड में साफ दिख रहा है, ये एक दो-धारी तलवार जैसा था। एक तरफ इसने लाखों लोगों को गरीबी से बाहर निकाला, उन्हें बेहतर सैलरी और सोशल सिक्योरिटी दी। लेकिन दूसरी तरफ उन्हीं नीतियों ने बहुत ज्यादा महंगाई और बढ़ते सरकारी कर्ज के बीज भी बो दिए। ये वो समस्याएं हैं जो आज भी देश को परेशान करती हैं। भले 1955 में एक सैन्य तख्ता पलट ने पेरोन को सत्ता से हटा दिया, लेकिन उनका आंदोलन खत्म नहीं हुआ और उनकी करिश्माई पत्नी एवा एविटा पेरोन सामाजिक न्याय के लिए अपनी जोशीली लड़ाई की वजह से एक नेशनल आइकॉन बन गई। उनकी विरासत शायद उनके पति से भी बड़ी है। अच्छा, तो अर्जेंटीना की कहानी को पूरी तरह से समझने के लिए हमें राजनीति से थोड़ा हटकर देश की जमीन, उसके विशाल और अलग-अलग तरह के भूगोल पर नजर डालनी होगी। जरा इसके साइज का अंदाजा लगाइए। अर्जेंटीना दुनिया का 8वां सबसे बड़ा देश है और इसका यही विशाल आकार इसके अविश्वसनीय रूप से विविध लैंडस्केप की वजह है। सोचकर देखिए, पश्चिम में ऊंचे ऊंचे एंडीज पहाड़, बीच में विशाल उपजाऊ पंपास के मैदान, दक्षिण में ऊबड़-खाबड़ पैटागोनियन स्टेप्स और उत्तर में हरे भरे जंगल। ये भौगोलिक विविधता ही देश की सबसे बड़ी ताकत में से एक है। और इतने बड़े देश का मतलब है कि यहाँ का मौसम भी एकदम अलग-अलग है। मतलब एक ही देश में उत्तर में चिपचिपी गर्मी का अनुभव हो सकता है और दक्षिण में लगभग एंटार्क्टिक जैसी ठंड का। ये सच में एक्सट्रीम्स की भूमि है। लेकिन देखिए, अर्जेंटीना सिर्फ इसका भूगोल या इसका इतिहास ही नहीं है। इसकी असली जान तो इसके लोगों और उनकी जोशीली संस्कृति में बसती है। बात चाहे फुटबॉल के मैदान की हो, जहां माराडोना और मेस्सी का जादू सिर चढ़कर बोलता है, या एस्टोर पियाज़ोला का भावुक टैंगो संगीत हो, या फिर एवा पेरोन की कभी न मिटने वाली राजनीतिक विरासत, अर्जेंटीना का असर पूरी दुनिया में महसूस किया जाता है। अब अगर धर्म और आस्था की बात करें तो रोमन कैथोलिक धर्म का असर काफी गहरा है, जैसा कि इस चार्ट में दिख रहा है। लेकिन ये भी जानना दिलचस्प है कि लगभग 5 में से 1 अर्जेंटीनी किसी भी धर्म से नहीं जुड़ा है। ये एक ऐसे समाज को दिखाता है जो पारंपरिक भी है और मॉडर्न भी। तो इन सब बातों का मतलब क्या है? ये इतिहास, ये राजनीति, ये संस्कृति, ये सब हमें हमारे पहले सवाल पर वापस कैसे लाते हैं?
आखिर में बात घूम फिरकर वही आ जाती है। देश का अपनी पहचान बनाने के लिए शुरुआती संघर्ष और उसके साथ पेरोनवाद की विभाजनकारी विरासत, इन दोनों ने मिलकर राजनीतिक और आर्थिक अस्थिरता का एक ऐसा चक्र बना दिया है। ये ऐतिहासिक दरारें आज भी महसूस की जाती हैं, जो ज़्यादा महंगाई और कर्ज जैसी समस्याओं को बढ़ावा देती हैं। और इसीलिए अर्जेंटीना आज भी विरोधाभासों का देश बना हुआ है। एक तरफ अपार क्षमता है तो दूसरी तरफ लगातार बनी रहने वाली चुनौतियां। सवाल यह है कि अर्जेंटीना के लिए अगला चैप्टर क्या होगा? क्या ये अपने अतीत के चक्रों को तोड़कर अपने वादे को पूरी तरह से साकार कर पाएगा? ये एक ऐसी कहानी है जो अभी लिखी जानी बाकी है।